तो कहानी एक नियम से शुरू होती है। एक ऐसा नियम जिसे भारत के कैंपसों में भेदभाव खत्म करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और बस इसके बाद तो जैसे पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक कानूनी फैसला था या इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये नियम था क्या और इस पर रोक लगी ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि इसके खिलाफ जो आरोप लगे उनमें कितना दम था, कितनी सच्चाई थी। हाँ, और सरकार की भूमिका पर भी गहरी नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बस हंगामा मच गया। मतलब छात्र हों या एक्टिविस्ट, सब कैंपस से लेकर सड़कों तक इस फैसले के विरोध में उतर आए थे। और इसी माहौल में ये बात कही गई कि लड़ाई अब सड़कों पर है। मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि न्याय की जो लड़ाई है वो अब बंद कमरों में नहीं बल्कि खुलेआम सड़कों पर लड़ी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। तो असल में पूरा विवाद इसी फैसले के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। असली सवाल तो ये है कि सरकार ने कोर्ट में अपने ही बनाए नियम का ठीक से बचाव क्यों नहीं किया, और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो सवाल उठता है कि इस नियम का इतना विरोध हुआ क्यों? आखिर क्या तर्क दिए गए इसके खिलाफ? चलिए एक एक करके उन मुख्य आरोपों को देखते हैं जिनके आधार पर इसे चुनौती दी गई थी। देखिए, इस नियम के खिलाफ ना कई तरह के तर्क दिए गए। एक तो ये कहा गया कि ये सवर्ण विरोधी है। फिर ये भी आरोप लगा कि ये तो बिना सबूत के ही किसी को दोषी मान लेता है, और तो और ये समाज को जोड़ने की बजाय और ज्यादा बांटेगा। इन्हीं सब तर्कों ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी और आखिरकार मामला पहुंच गया कोर्ट में। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े आरोप पर। क्या ये नियम सच में सवर्ण विरोधी था? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। और इसका जवाब छिपा है उस समता समिति की बनावट में जिसे इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी दी जानी थी। तो यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? क्या ये समिति वाकई में सवर्णों के खिलाफ पक्षपाती थी? इसका जवाब अटकलों में नहीं बल्कि आंकड़ों में है। तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये दिखाता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पावर किसके हाथ में है। एक उदाहरण लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वहाँ 90% से भी ज्यादा कॉलेजों के प्रिंसिपल सवर्ण समुदाय से आते हैं। अब ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस समिति में कौन कौन होना था? संस्थान का हेड, जो कि अध्यक्ष होता, 3 सीनियर प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी के 2 लोग। अब जैसा कि हमने अभी देखा, आज के सिस्टम में ये ज्यादातर पद किसके पास है? सवर्णों के पास। तो अगर हिसाब लगाएं तो 10 सदस्यों की इस कमेटी में 7 सदस्य तो सवर्णी होते। तो फिर ये उनके खिलाफ पक्षपाती कैसे हुई? तो स्रोत का विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है, ये आरोप कि समिति सवर्ण विरोधी थी, फैक्ट्स के हिसाब से ही गलत है। बल्कि सच तो ये है कि इसकी बनावट ही ऐसी थी जो ये पक्का करती कि फैसले लेने के पावर में सवर्णों का ही दबदबा बना रहे। चलिए, ये तो हुई समिति की बात। अब एक और बड़ी आलोचना को समझते हैं। ये आलोचना जुड़ी थी इस नियम की भाषा और उसे कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उससे। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक सामने रखता है। सोचिए, अगर असल दिक्कत ये थी कि नियम में सिर्फ जाति का जिक्र है, तो इसका हल उसे हटाना कैसे हो सकता है? सही कदम तो ये होता कि इसमें लिंग, क्षेत्र और दूसरे तरह के भेदभावों के लिए भी खास धाराएं जोड़ी जाती है ना। और सिर्फ यही नहीं, स्रोत के मुताबिक इस नियम के बारे में कई और झूठी बातें भी फैलाई गई। जैसे एक दावा था कि इसमें अपील का कोई प्रोसेस ही नहीं है, जबकि सच ये है कि क्लॉज 9 में साफ साफ 30 दिन के अंदर अपील का प्रावधान था। एक और दावा था कि ये एंटी रैगिंग नियमों में दखल देगा। अरे भाई, एंटी रैगिंग के लिए तो पहले से ही एक अलग स्क्वाड और नियम मौजूद हैं। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या इस नियम का फेल हो जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी? तो ये कथित रणनीति क्या थी? कहा जा रहा है कि सरकार ने एक 4 स्टेप वाला गेम खेला। स्टेप 1,
एक ऐसा कानून बनाओ जिसकी भाषा जानबूझकर गोलमोल और अस्पष्ट रखी जाए। स्टेप 2, सबके सामने ये दिखाओ कि आप वंचितों के सबसे बड़े हिमायती हो। स्टेप 3, उसी अस्पष्ट कानून का इस्तेमाल करके सवर्ण समूहों में गुस्सा भड़काओ। और स्टेप 4, यानी आखिरी चाल, कोर्ट में जाकर कमजोर दलीलें दो ताकि नियम पर रोक लग जाए। नतीजा, दोनों ही पक्ष पॉलिटिकली खुश हो गए। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। ये जो पूरा विवाद हुआ, इसका भारत में सोशल जस्टिस मूवमेंट्स के भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए इस पर स्रोत के अंतिम विचारों पर एक नज़र डालते हैं। ये जो बात है ना, किसी निर्दोष को फंसाया न जाए और कोई दोषी बख्शा न जाए, ये किसी भी न्यायपूर्ण सिस्टम का मूल सिद्धांत होना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी समिति हो या फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन। बराबरी का असली मतलब यही तो है। तो हम इस चर्चा को स्रोत के इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैंपस में बराबरी की लड़ाई का भविष्य क्या है। अगर समता समितियां, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल रास्ते हैं, वो ऐसे ही रुकते रहे, तो क्या फिर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचेगा?